Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, आ चुके हैं, है ना, या आ सकते हैं, उन पे हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने बात की थी डी एंड एफ ब्लॉक से लेके। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उन्हीं को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, तो सबसे पहला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन्ड बाय limiting molar conductivity? What is meant by limiting molar conductivity? दो 2010 में पूछा था ये क्वेश्चन कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है ना। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होती है कि मोलर कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की जब डेफिनेट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हो तो उसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। जब हमने पढ़ा था आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको ग्राफ दिखाया था कि वेरिएशन होता है जब कंसंट्रेशन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो हमने देखा था कि ये डेल्टा सी और ये आपके पास क्या है, इस तरफ आपके पास डेल्टा सी है और इधर आपके पास क्या है, आपके पास मोलर कंडक्टिविटी है ना, मोलर कंडक्टिविटी है। तो डेल्टा सी और मोलर कंडक्टिविटी आपकी क्या होती थी, लैम्डा एम। तो लैम्डा एम और डेल्टा सी के बीच में जब आपने ग्राफ देखा था तो हमने देखा था कि इस तरीके से ग्राफ आता है और ये यहाँ पर टच करता है। अब हमने कहा कि यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे कंसंट्रेशन आपकी 0 हो जाएगी। ये कंसंट्रेशन तो आपकी इस तरफ आगे बढ़ रही है, तो इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी, है ना। तो हम देखते हैं कि इस तरफ आने पे यहाँ पे आपने क्या किया, कंसंट्रेशन को 0 कर दिया, यानी जीरो कंसंट्रेशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको और आगे हम अगर आगे एक्सटेंड करें तो इस तरीके से जाएगा ये, है ना। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होता है वो आपके पास डेल्टा इनफाइनाइट एम, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। आप क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, तो आप इसका इन द सेंस आप डाइल्यूट कर रहे हो सॉल्यूशन को। दोनों के दोनों कैसे हैं, अपोजिट फैक्टर है ना। अगर आप कंसंट्रेशन कम करोगे तो मीन्स आप डाइल्यूशन कर रहे हो, है ना। कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो डाइल्यूशन कम हो रहा है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है कि मोलर कंडक्टिविटी आपकी किसी भी सॉल्यूशन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी of a solution, molar conductivity of a solution at infinite dilution, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है ना। और जिसको किससे डिनोट किया जाता है, लैम्डा इनफाइनाइट एम से इसको हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द रिलेशन between conductivity, explain the relation between conductivity and molar conductivity of a solution। आपको मोलर कंडक्टिविटी और
कंडक्टिविटी के बीच में क्या बताना है, रिलेशन आपको बताना है, ठीक है ना, कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में क्या रिलेशन होता है ना। तो हमें पता है क्या, जो कंडक्टिविटी होती है आपके पास K, है ना, कंडक्टिविटी आपके पास जो K होती है वो क्या थी आपके पास, कंडक्टिविटी आपके पास K क्या होती है, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास K होता है ना। तो यानी कंडक्टेंस आपका क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा K इंटू वॉल्यूम, है ना, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, K इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। पहली बात, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टिविटी क्या आप अगर पढ़े, कंडक्टिविटी आपने हमको बताई थी हमने, कंडक्टिविटी बेसिकली क्या है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, ठीक, ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन, है ना, कि जितने भी आयंस आपके प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, उससे जो कंडक्टेंस हो रहा है उसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, यानी कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, कंडक्टेंस आपका K अपॉन V आ गया। अब जो मोलर कंडक्टिविटी होती है जिसको हम लैम्डा m से डिनोट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, ठीक है ना, ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन 1 मोल, है ना, कि उस इलेक्ट्रोलाइट में 1 मोल अगर प्रेजेंट है, वहां पे जितने आयंस की वजह से कंडक्टेंस हो रहा है उसको आप मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी लैम्डा m को मैं ऐसे लिख सकता हूं K, ठीक है ना, लैम्डा m क्या हो जाएगा आपके पास, K इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना, लैम्डा m क्या हो जाएगा आपके पास, K इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपके पास K इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो मोल, क्योंकि यहाँ पे मोल की बात हुई है, मोल की बात हुई है, तो मोलैरिटी क्या होती है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये आपके पास मोलैरिटी होती है ना। अब उसने 1 मोल की बात करी तो 1 अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा लीटर में, है ना। तो अगर मैं वॉल्यूम यहाँ से निकालू लीटर में तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन मोलैरिटी, है ना, 1 अपॉन मोलैरिटी आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस आप लीटर को क्या कर दीजिए, सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो वॉल्यूम की जगह आप ये पुट कर दीजिए, तो आपके पास जो अब बना वो क्या बन जाएगा, डेल्टा m इक्वल टू K, और वॉल्यूम की जगह कितना आ गया आपके पास, 1000 अपॉन m आ गया, है ना। तो ये रिलेशन है आपके पास मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में। आप इसको इस तरीके से और भी डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा m इज इक्वल टू K अपॉन कंसंट्रेशन, है ना, K अपॉन कंसंट्रेशन। मोलैरिटी एक तरह की कंसंट्रेशन तो है ना, तो आप इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। आई बात समझ में, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट किया जा सकता है ना, इस तरीके से भी क्या किया जा सकता है, इसको डिनोट किया जा सकता है। तो ये तरीका था आपका इसको डिनोट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू हाफ सेल reaction of an electrochemical, two half cell reaction of an electrochemical two half cell reaction of an electrochemical cell are given below. Electrochemical cell are given below, ठीक है ना। 2 हाफ सेल रिएक्शन आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, MnO4 माइनस प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn प्लस 2 प्लस 4H2O, ठीक है। और इसका E0 वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, प्लस 1.51 वोल्ट, ठीक है ना। E0 वैल्यू कितनी दे रखी है,
प्लस 1.51 वोल्ट, ठीक है ना। ऐसे आपको एक और हाफ सेल दे रखा है, उसकी भी आपको बतानी है। ठीक है ना। दूसरा हाफ सेल आपको क्या दे रखा है, SN+2 gives 4SN4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी नॉट वैल्यू हमें दी है प्लस 0.15 वोल्ट, ठीक है ना, ये दे रखी है। ठीक है ना, ये दो हाफ सेल्स आपको दे रखे हैं। इन्होंने बोला है कंस्ट्रक्ट द redox equation from two half cell reaction and predict if this reaction favors formation of reactants and or product। ठीक है, तो हमें इस तरीके से दे रखी है, आपको दो हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है। आपने क्या करना है, इन रिएक्शंस का इस्तेमाल करके रिडॉक्स रिएक्शन बनानी है और बताना है कि या रिएक्शन फेवर करेगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को कि नहीं। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि SN से SN का ऑक्सीडेशन हो रहा है। SN का अगर आप देखें, SN का किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, वो आप देख लो, है ना। फिर हम उससे रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप देखो कि SN ने क्या करे, SN ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, है ना। SN+2 में था, +4 में चलेगा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, मतलब SN का ऑक्सीडेशन हुआ और MN का रिडक्शन हुआ है। तो पहले इनको अलग अलग लिख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2009, ऑल इंडिया 2009 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऑल इंडिया 2009 में क्वेश्चन आया था। तो पहले हम लिख लेते हैं कि आपको पता है कि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है ना। एट एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो SN+2 ने +4 में बदला, SN+2 +4 में बदला विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये बदला। और कैथोड में रिडक्शन हुआ है एट कैथोड। तो कैथोड में रिडक्शन क्या हुआ कि MnO4 माइनस, है ना, +8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन लेके ये आपका रिड्यूस हुआ है Mn+2 में। ठीक है ना, और +4H2 में, 4H2 में। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करने होते हैं। ऊपर आप देखो 2 है, नीचे आपके पास कितने हैं, 5 है। तो अगर मैं इसको, इस वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 210 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसको किससे कर दूं, 2 से। तो ऊपर वाली रिएक्शन क्या बनेगी हमारे पास, ऊपर वाली ऐसे बन जाएगी 5SN+2 gives 5SN+4 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। नीचे वाली क्या बनेगी, 2Mn, तो 4 माइनस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स gives 2Mn+2 और प्लस 8H2 ऐसे आ जाएगी हमारे पास। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, है ना। जो रिएक्शन आपके पास बची, नेट रिएक्शन, आप उसको लिख लो, है ना। नेट रिएक्शन हमको लिख लेते हैं क्या, 2MnO4 माइनस, है ना, प्लस 16H प्लस 5SN
plus 2 gives 5 SN plus 4 plus 2 MN plus 2 plus 8 H2। ये तो आपके नेट रिएक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन हो गई है ना, ये हो गए। अब आपको बताना है क्या ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। तो हमको ई नॉट वैल्यू से हम EMF निकालते हैं। अगर EMF पॉजिटिव आता है तो फिजिबल है, नहीं तो नहीं है। तो ई सेल आपका कैसे निकलेगा, उन्होंने हमें क्या दे रखा है, उन्होंने हमें ई नॉट दिया है सबका। तो ई नॉट सेल आप निकालो, EMF स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो वो जाता है आपके पास ई नॉट कैथोड और माइनस ई नॉट एनोड, है ना। ये होता है आपके पास। अच्छा, ई नॉट कैथोड MN वाला है, तो उसकी वैल्यू उसने हमें क्या दे रखी है, ई नॉट कैथोड की वैल्यू दी है हमें 1.51 माइनस ई नॉट एनोड की वैल्यू दी है 0.15, है ना। तो 1.51 में से आप 0.15 को माइनस करो तो इससे कैरी गया, यहाँ हो जाएगा 11, 11 से 5 गए 6, इधर हो जाएगा 4, 4 में से गए 3, है ना। तो 1.36 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा, 1.36 वोल्ट, है ना। तो 1.36 वोल्ट आया। जैसे कि मैंने बताया कि अगर ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। पॉजिटिव वैल्यू फेवर करेगी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को, है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल फेवर formation of product, ठीक है ना। पॉजिटिव वैल्यू फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। express the relation among cell constant. Explain the relation among cell constant. Express the relation among cell constant, the resistance of a solution, the resistance of the solution in the cell, resistance of the solution, ठीक है, and conductivity of solution, and conductivity of solution, conductivity of solution. How is the conductivity of solution? How is the conductivity of a solution? How is the conductivity of a solution related to its molar conductivity? Related to its molar conductivity. Related to its molar conductivity, है ना। How is the conductivity of a solution related to its molar conductivity, है ना। Express the relation among cell constant, resistance of solution, conductivity of a solution. How is the conductivity of a solution related to its molar conductivity, ठीक है ना। हमें सारी बातें बतानी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें रिलेशन बताना है सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी के बीच में, है ना। इन सब के बीच में हमें रिलेशन बताना है।
अच्छा, कंडक्टिविटी क्या होती है जिसको C से हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल है 1/R, ठीक है ना। अच्छा, सेल कांस्टेंट क्या होता है L/A, ठीक है ना। कंडक्टिविटी तो क्या होती है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, और सेल कांस्टेंट आपके पास क्या होता है L/A, सेल कांस्टेंट L/A होता है, ठीक है ना। अच्छा, और कंडक्टिविटी क्या है आपके पास, जो कंडक्टिविटी है K, वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी आपको पता होगा क्या होता है, हमको ये पता है कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, L/A, रेजिस्टेंस आपका L/A के प्रोपोर्शनल होता है ना। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते तो रेजिस्टेंस आता था R ρL/A, तो यहाँ से अगर मैं रो की वैल्यू निकालूं रेजिस्टिविटी की, RA/L हो जाएगा, है ना, RA/L हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा रेजिस्टिविटी आपके पास, है ना। ये आपके पास हो जाएगा किसका, इस तरीके से, ठीक है ना, ये आपके पास हो जाएगा RA/L। अच्छा, तो K इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी की जगह आप रख लो RA/L, है ना, तो ऊपर जाएगा K क्या बन जाएगा L/RA, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/R इंटू L/A। तो क्या ये रिलेशन है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट के बीच में, देखो है, सेल कांस्टेंट आपको बताया L/A होता है, रेजिस्टेंस आपका R है, तो हमको ये तो साबित करना था, हमको क्या बताना था, हमें एक्सप्रेस करना था रिलेशन बिटवीन व्हाट, सेल कांस्टेंट L/A है, रेजिस्टेंस R है और कंडक्टिविटी K है, इनके बीच में हमें क्या बताना था, रिलेशन बताना था। और साथ ही साथ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी से कैसे रिलेटेड है वो हमने पीछे अभी बताया था क्वेश्चन में, कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ना, वो आपके पास K अपॉन कंसंट्रेशन होती है, K अपॉन कंसंट्रेशन, यानी कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन क्या कहलाती है आपके पास, मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है, पीछे हमने क्वेश्चन में किया था। तो ये रिलेशन हो गया आपके पास इस तरीके का, ठीक है ना। तो समझ आया आपको, मेरे ख्याल से समझ में आएगा कि किस तरीके से आपने किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या दिया है, गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स दिए हैं, है ना, मेटल्स के, जैसे कि हमें E0 दिया है किसका, K + K इक्वल टू -2.39 वोल्ट, ठीक है। E0 हमें दिया है Ag + Ag इक्वल टू 0.80 वोल्ट। E0 हमें दिया है Cu + 2/Cu इक्वल टू 0.34 वोल्ट। E0 हमें दिया है Mg + 2/Mg इक्वल टू -2.37 वोल्ट, ठीक है। E0 हमें दिया है Cr + 3/Cr -0.74 वोल्ट, ठीक। और Fe + 2/Fe हमें दिया है -0.44 वोल्ट, ठीक है ना। अरेंज दीज मेटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर, है ना। हमें क्या करना है, इन मेटल्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर के बढ़ते हुए टर्म में हमें इनको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है ना, बढ़ते हुए फॉर्म में हमें इन्हें अरेंज करना है, ठीक। तो हमने देखा
कि रिड्यूसिंग पावर है ना, हमें क्या बताना, रिड्यूसिंग पावर की फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है ना, रिड्यूसिंग पावर। तो जो आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की एक सीरीज है, उस सीरीज में आपके पास एक टॉप में होता है, एक बॉटम में मेटल होता है। तो जब हम नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ, तो हम क्या करते हैं, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर मीन्स नीचे की तरफ आते हुए आपको क्या मिलेंगी, नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। क्या मिलेंगी, नेगेटिव वैल्यूज। और ऊपर आपको मिलेगा पॉजिटिव वैल्यूज। ऊपर आप जा रहे हैं तो आप क्या जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। नीचे नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ, मतलब नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो मोर नेगेटिव वैल्यू, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, है ना, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नॉट, है ना, मोर विल बी इट्स रिड्यूसिंग पावर, मोर विल बी इट्स रिड्यूसिंग पावर। जितनी ज्यादा आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ई नॉट की होगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ई नॉट की होगी, उतना ज्यादा वो रिड्यूसिंग होगा, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑल इंडिया 2010 में क्वेश्चन आया था, है ना। अब आप देख लो, सबसे, अब आपको समझ आएगा, सबसे ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, नीचे की तरफ आओगे आप नेगेटिव। जितना ज्यादा नेगेटिव जाओगे उतना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा। तो आपको इनको रिड्यूसिंग पावर में लगाना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आप देख लो, वही सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग होगी, है ना, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू। बेसिकली रिड्यूसिंग जो पावर होती है, रिड्यूसिंग जो पावर है ना, वो हमें बतानी है। तो दो चीजें होती है बच्चों, आपने अभी तक ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब इसका रिवर्स हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में। ऑक्सीडाइजिंग में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और रिड्यूसिंग में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। रिड्यूसिंग में क्या आ जाते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने देखा कि जनरली मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो दे आर बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो दे आर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप देखो कि सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ई नॉट की किसकी है, तो आपको दिख रहा होगा कि के की, पोटेशियम की -2.39 है। उससे कम आओ तो आपको मैग्नीशियम की मिलेगी -2.37। उससे थोड़ा सा और कम आओगे आप तो आपको मिलेगी -0.74 क्रोमियम, है ना, ठीक है ना। उससे थोड़ा और कम आओगे तो आयरन मिलेगा Fe+2, क्योंकि आप फिर पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, है ना, आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो। तो Fe+ की आपको क्या मिल जाएगी, फिर ज्यादा मिल जाएगी Fe+ की, है ना। Fe की, आयरन की 0.44 है। अच्छा, उसके बाद आप और आगे आओ तो पॉजिटिव की तरफ आगे, कॉपर 0.34 और सिल्वर 0.80, ठीक है ना। इस तरीके से आपको क्या करना, अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, रिड्यूसिंग पावर के फॉर्म में, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि रिड्यूसिंग पावर में करोगे, सबसे छोटा रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा, सबसे कम रिड्यूसिंग नेचर आपका इसका हो जाएगा Ag+Ag का, है ना। उससे थोड़ा सा बड़ा कॉपर+2 कॉपर का, उससे थोड़ा बड़ा Fe+2 Fe, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो Cr+3 से Cr, देन Mg+2/Mg, ठीक है ना। Cr, Mg+Mg, और सबसे लास्ट में आपके पास व्हाट, ये K+K, ठीक है ना। ये आपके पास हो जाएगा इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से आपके पास हो जाएगा कि जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आपके पास E0 की, उतना ज्यादा आप
रिड्यूसिंग की तरफ आ गई, है ना। तो बातें समझ में आई होगी आपको रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग की बातें। वापस मैं बताता हूं कि ऑक्सीडेशन का मीन्स आपके पास क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मीन्स होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की बात हम करें तो ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीडेशन का रिवर्स हो जाता है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ऑक्सीडाइजिंग में आ जाता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग की अगर हम बात करें तो जो आपका रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग में आ जाएगा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आप देखो भाई इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है, मेटल लूज करते इलेक्ट्रॉन, है ना। और आप देखोगे मेटल लूज करते, आप देखो कि जो Mg है, पोटेशियम है, ये कहाँ आते हैं आपके, मोस्ट मेटल है, ग्रुप 1 में आता है के, पोटेशियम एल्कली मेटल है, ग्रुप 2 में आता है मैग्नीशियम, एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना। आप देखोगे सिल्वर है, क्रोमियम है, आयरन है, कॉपर है, ये सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स है। इनके पास क्या है, ट्रांजिशन हम किसको कहते हैं, जिनके पास थोड़ा मेटल और नॉन मेटल दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी होती है, जो पीरियोडिक टेबल के बीच में कहीं लाई करते हैं, है ना। इस वजह से ये चीजें है। तो मेरे ख्याल से समझ आएगा आपको क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन हमने किया है। तो इस तरीके से बच्चों आपने समझा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे किस तरीके से आपको इनको अप्रोच करना है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।